शिशु अवस्था से वृद्धावस्था तक मनुष्य अगर किसी सेटअप या संगठन का भाग रहा है तो वो है समाज। बचपन से आप लोगों ने एक चीज सुनी है, एक बात सुनते रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक बात और है, मनुष्य एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल और सामाजिक प्राणी, इसके नाते वो हमेशा अपनी चीजों को भूलता रहा है। वह भूलते रहा है अपने समाज को, अपने संबंधों को, अपने नातेदारी को, अपने रिश्तेदारी को, अपने समाज को, या फिर सारी चीजों को जो भी आपके आसपास है। अगर वो भूलता रहा है तो इसका एक कारण है, उसने उस पर मेहनत नहीं की, उसके बारे में उसने जानने का प्रयास नहीं किया। प्रयास किया है तो एक सिलेबस के रूप में आया है। नमस्कार, मैं पारितोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के पेपर 6 के पार्ट 2, जिसके अंतर्गत आप सोशियोलॉजी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी के अध्ययन करते समय हमें 3 से 4 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, सोशियोलॉजी का पेपर 50 नंबर का है। वेरी गुड। सोशियोलॉजी का पेपर मैक्सिमम 10 नंबर का होने वाला है। इट्स टू गुड। 10 नंबर का अगर आपको प्रत्येक क्वेश्चन मिलेंगे, या 10 नंबर तक का आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाला है, इसका मतलब यह है कि आपको 125 वर्ड्स मैक्सिमम लिखना है। प्रत्येक कॉन्सेप्ट या प्रत्येक फैक्ट को आप प्लीज उतना ही पढ़िए जितना आप 125 नंबर के अनुसार लिख पाए। हालांकि सोशियोलॉजी के अंतर्गत पीएचडी तो की ही जाती है, उतना नहीं पढ़ना है, 125 शब्दों के लिए पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? 2 ही तरीकों से पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा फैक्ट और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। फैक्ट जिसमें आपके सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, और दूसरा थोड़े शॉर्ट एग्जाम्पल होते हैं। क्योंकि मानविकी के विषयों में ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिन्हें आप बिना उदाहरण के तो नहीं समझा सकते। सोशियोलॉजी के अंदर एक टॉपिक है जनरीति और लोकाचार। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है ट्रांसलेशन को लेकर। अगर आप लोगों ने तो ये चीज सुनी होगी कि यूपीएससी के अंतर्गत बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, यहां भी है, सीजीपीएससी में भी है। इसलिए मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो प्लीज इंग्लिश की बातें थोड़ी बहुत सीखिए, एटलीस्ट इतना तो जानिए कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हिंदी की थोड़ी बातों को जानते रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है सोशियोलॉजी के अंतर्गत रैंडम एक टॉपिक उठाया है। इसका टॉपिक का नाम है जनरीतियां एवं लोकाचार, जिसे इंग्लिश में कहा गया है फोकवेज एंड मोर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। 18 और 19 तारीख को, इसी महीने के 18 और 19 अप्रैल को आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास अरेंज किया गया है। सुबह 4 घंटे सोशियोलॉजी, जिसमें कोशिश की जाएगी कि लगभग सारा विषय 4 घंटे के अंतर्गत आपको इतना कुछ सिखा दिया जाए कि आप अगर 0 के लेवल पर भी हैं तो भी आप मुख्य परीक्षा में बहुत ही अच्छा आंसर लिख पाए। कठिन है, चैलेंजिंग है, बट आई कैन अश्योर यू कि हम दोनों अगर साथ में मिलकर ये काम करते हैं तो आपको एक अच्छे नंबर मिलेंगे। सेकंड, इवनिंग टाइम भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा 18 को, और 19 तारीख को एक कदम और आगे बढ़ेंगे और उस पर हम फिलॉसफी की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं आपका फोकस एंड मोड्स के बारे में। अच्छा, इसके पहले एक चीज और, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ी सी हंसने हंसाने वाली बात हो सकती है यहाँ पे, बट याद रखिएगा जब भी सोशियोलॉजी के किसी भी टॉपिक्स के बारे में आप बात करते हैं तो उसके अंतर्गत थोड़े से आपके सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, उनका नाम आप याद रखिएगा। हंसने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप फोकस एंड मोड्स के बारे में कुछ आंसर लिखेंगे तो बीच बीच में आप गिलियन एंड समनर और मैकाइवर एंड पेज का नाम बीच बीच में डालते रहेंगे, आप अच्छे अंक मिलेंगे। इससे अच्छा लगता है अगर आप किसी सब्जेक्ट के विषयों के बारे में, उसके अध्ययनकर्ताओं के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद कैसे पढ़ेंगे इसको? देखिए, 2 तरीका हो सकता है, 2 तरीका ही है बेसिकली। पहला है इधर हिंदी में लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है। सीमाएं हैं कुछ, एक ही भाषा में बात कर पाएंगे, लेकिन टेक्निकल टर्म्स होंगे उसको हम भाई बोल सकते हैं इंग्लिश में, समझिएगा। ठीक है, और कैसे करेंगे प्लीज आप चार्ट पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पहला आएगा जनरीतियां सामान्य, मतलब जो भी बेसिक है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, दूसरे बाद में आ जाएगा रीतियों की परिभाषा, फिर जनरीतियों की विशेषताएं, और उसके बाद आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ फोकवेज, फिर उसके बाद मोर्स जनरल, उसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ मोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर्स, उसके बाद होगा टाइप्स ऑफ मोर्स, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मोर्स आ जाएगा, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फोकवेज एंड मोर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ 25 से 30 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, अच्छे से सुनिएगा। और मेरी ये उम्मीद नहीं है, पूरा ये यकीन है कि आप लोग अगर इस 5-7 स्लाइड्स को देख पाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा डिसेंट सा स्कोर मिलेगा।
इसके अलावा जो भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स पे या फिर दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला, एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट और ये हिदायत है कि समाज शास्त्र या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इस टाइप के जो भी मानविकी के सब्जेक्ट्स होते हैं, इस पे आप प्लीज किसी भी शब्द को बाईपास नहीं करेंगे जब तक उसे ना समझें। प्लीज उससे पूछिए, समझिए या कहीं पर से भी उसको डग आउट कीजिए और निकालिए उन शब्दों को, इजी हो जाएगा। देखिए, पहला लिखता है, सामान्य सा परिचय दे रहे हैं आपको, एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है। इस पे लिखता है कि जनरीतियां और लोकाचार सामान्य प्रतिमान है, या इसको बोलेंगे इट्स अ सोशल पैराडाइम। अभी सोशल पैराडाइम या फिर सामाजिक प्रतिमान क्या है, पहला क्वेश्चन तो आपको ये आना चाहिए। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि सोशल पैराडाइम समाज के अंतर्गत वे नियम होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं जिससे समाज के या सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को माना जाना आवश्यक समझा जाता है। प्रत्येक सदस्य, जो भी ईच मेंबर है वहां का, उसको ये फॉलो करना चाहिए। जनरीतियां और लोकाचार, फोकवेज एंड मोर्स भी सोशल पैराडाइम है। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, समाज में व्यवस्था एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक है। ठीक है, अभी एक स्लाइड इंग्लिश में देख लेते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर ऑर्डर एंड कंट्रोल इन सोसाइटी। ऑर्डर एंड कंट्रोल को आप समझ पा रहे हैं। किसी भी समाज में एक हायरार्की होती है, उसका एक ऑर्डर होता है। अगर वो ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो पूरा समाज डिस्टर्ब होता है। ठीक है, और कंट्रोल मतलब जो सोसाइटी के अंतर्गत जितने भी आपकी हायरार्की है, जिनके बीच ऑर्डर है, उनके बीच में उस ऑर्डर को मेंटेन करना ही कंट्रोल होता है। इसके अलावा बिस्टेड बिलीव दैट सोसाइटी इटसेल्फ इज अ सिस्टम हुज एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल थ्रू सोशल नॉर्म्स। ठीक है, सोशल नॉर्म से ही किसी भी समाज का अस्तित्व संभव हो पाता है। इसके अलावा प्रतिमानों के पालन से व्यक्ति स्वयं को समूह से जोड़ पाता है। इसका यह मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो एक ऐसा समाजशास्त्र में पढ़ा जाता है, सोशियोलॉजी के अंदर ही पढ़ा जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक शिशु के रूप में जब जन्म लेता है तो वो एक बायोलॉजिकल एंटिटी होता है, और उस बायोलॉजिकल एंटिटी को जो हम सोशल पैराडाइम के साथ जब जोड़ देते हैं तो एक सोशियोलॉजिकल एंटिटी हो जाता है। बायोलॉजिकल एंटिटी के पास ज्ञान नहीं होता, सोशियोलॉजिकल एंटिटी ही हमारे समाज की जरूरत है। इस प्रकार आप इन 4 या 5 शब्दों से सीख पाए हैं, 4-5 कॉन्सेप्ट से सीख पाए हैं कि सामान्य परिचय क्या है, और इस पे ही हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, जनरीतियां सामान्य सी आपकी परिभाषा है। मैं थोड़ा सा स्लाइड से हट रहा हूं, आप इस पे ध्यान देंगे, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। पहला, समनर यूज्ड इट इन फोकवेज इन 1906। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और मैंने आपसे कहा था कि समनर लगातार बोलते रहेंगे, बहुत बार ये साहब आएंगे। दूसरा लिखता है, फोक का अर्थ है जनता और वेज का अर्थ है रीतियां, अर्थात समाज के अंदर कुछ लोग हैं, लोग जनता है और उन पे कुछ काम कर रहे हैं, तो समाज के अंदर जनता के द्वारा किए जाने वाले कार्य ही जनरीतियां हैं। क्या सभी कार्य जनरीतियां होती हैं? नहीं, उनको सोशल एक्सेप्टेंस होता है। थोड़ा सा आगे में इस बात को देखेंगे। जनरीतियां समूह की आदतों को कहा जाता है। समूह में जो लोग हैं उनकी आदतें जो हैं, जैसे सुबह उठना हो सकती है एक आदत है, स्मोकिंग करना हो सकता है एक आदत हो सकती है। स्मोकिंग करना हर समाज के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ समाज हैं, ठंडे देशों के समाज है, जो सिगरेट पीना या खाना खाने के बाद रम या विस्की का सेवन करना उनके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर उनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे मैंने ये चीज क्यों कही। तीसरा है, जनरीतियां प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न होती है। यस, जनरीतियां प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न होती है। ठंडे प्रदेशों में या जो हिली एरियाज हैं, वहां के लोगों की रीतियां कुछ अलग हो सकती हैं। सड़कों पर ये जो आपका मिडिल अक्षांश है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे आप ये नहीं कह सकते कि जो हिली एरियाज हैं या जो हायर एल्टीट्यूड है वहां पर रहने वाले लोगों की जनरीतियां जो आपका मिडिल एल्टीट्यूड है वहां के रहने वाले लोगों की जनरीतियों से मिले। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद है, इनका विकास स्वतः मानव अनुभवों तथा अनियोजित तरीके से होता है। देखिए क्या होता है, किसी भी आप समाज में या किसी भी सोसाइटी के अंदर जब लगातार उन चीजों को आप रिपीट करते जाते हैं तो वो आपकी थॉट प्रोसेस में, वो आपके दैनिक दिनचर्या में इनकलकेट हो जाती है और आप वही करने लगते हैं, और वो चीज धीरे धीरे चलकर जनरीतियों में या फिर फोक वेज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा मानव की आवश्यकताओं पर निर्भर होता है। इसका मतलब ही हुआ, मनुष्य हमेशा उसी तरीके की रीतियां बनाएगा जिसमें उसका फायदा हो। अगर उसे लगता है, किसी भी मनुष्य को ये लगता है कि किसी भी मनुष्य को लगता है कि उसकी सोसाइटी में एक खास तरीके से बात करना ही अगर उस समाज के लिए अच्छा है, तो वो वही कार्य करेगा। एक एग्जाम्पल आता है, अगर सोशियोलॉजी आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो एक थोड़ा सा माइल्ड नोट पे एक बात कही जाती है। अफ्रीका के अंदर एक मसाई जनजाति है जो कि एक दूसरे को ग्रीट करते हैं एक दूसरे के ऊपर स्पिट करके। अगर
ये समाज अगर यही क्रियाविधि भारत में या फिर ऐसे कुछ समाजों में किया जाए बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है, पीढ़ियों पर निर्भरता होती है। जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती जाती हैं, जनरीतियां पास होती जाती हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, जैसे आप छोटे बच्चे रहे हैं, कभी आपके भी छोटे भाई भतीजे बच्चे हैं, तो वो भी माता पिता के पैर पड़ते हैं, पैर छूते हैं। ये भी एक सामाजिक जनरीति है, जनरीतियों का एक प्रकार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है और समाज ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। याद रखिएगा, लगभग यही सारी बातें आपके मोर्स या लोकाचार पर भी आएंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बने रहिएगा, आगे समझाएंगे। ठीक है, इसके अलावा व्यवहार का स्थायी अंग हो जाता है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन वही कार्य कर रहे होते हैं। इसके अलावा है औपचारिक दंड की अपेक्षा अनौपचारिक दंड थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया है। इनफॉर्मल पनिशमेंट इंस्टेड ऑफ फॉर्मल पनिशमेंट। इसका मतलब यह होता है, देखिए पनिश होने के दो तरीके होते हैं। एक तो या तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है या तो सोसाइटी कर रही है। जब कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो लॉ, जो क्राइम एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ या फिर जजमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जब उसको होता है तो उसको बोलते हैं फॉर्मल पनिशमेंट। और जब सोसाइटी आपको पनिश करती है थोड़े से एक माइल्ड वे पे, तो उसको बोलेंगे हम इनफॉर्मल या अनौपचारिक दंड। जैसे अगर आप माता पिता के पैर नहीं छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है समाज का एक भाग या फिर आपके ही परिवार का एक भाग, परिवार भी तो समाज का अंग है ना, हाँ, तो इसी प्रकार से आपके ऊपर हंसी हो सकती है, आपको लोग हंस सकते हैं, आप पे एक आपका फ्रेंड सर्कल आपको बोल सकता है कि यार ये अच्छा लड़का नहीं है, ये ऐसी हरकत नहीं करता। ये इनफॉर्मल पनिशमेंट के अंतर्गत आता है। मेरा ये कहना है, शुरू में भी मैंने कहा था कि किसी भी टॉपिक को 20 से 25 शब्दों में लिखने, एटलीस्ट 30 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए। अगर सीजीपीएससी में आपने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज फोक वेज, तो आप बता पाएंगे कि व्हाट आर द फोक वेज। ठीक है, एक थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जन रीतियों की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोकवेज। मैंने शुरू में कहा था, फिर से कह रहा हूं, बीच बीच में समनर गिलियन एंड गिलियन मैकाइवर पेज करते रहिएगा और थोड़ा बहुत डालते रहिएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। और अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, अच्छे नंबर आ जाते हैं इससे, आते हैं, देखे हैं और लिए भी हैं। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज में मान्यता प्राप्त तथा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां हैं। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, दे आर सिस्टम्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बिहेवियर इन द सोसाइटी। प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने यही बात की थी, एक्सेप्टेड है, समाज में एक्सेप्टेड चीजें। ठीक है, दूसरा है अकॉर्डिंग टू Merrill Erlis, folkways are the customs or social habits of the people which are expected by the group and developed as a result of behavior in daily life. दैनिक जीवन में आप डेली लाइफ में जो जो हरकतें करते हैं जो कि एक्सेप्टेड है, अगर एक्सेप्टेड है तभी तो आप उस काम को कर पा रहे हैं। इसी का ही एक सुंदर सा समुच्चय या सुंदर सा एक इसका सेट है आपका फोकवेज। गिलिन एंड गिलिन के अनुसार जनरीतियां दैनिक जीवन के व्यवहार के वे प्रतिमान हैं। प्रतिमान का मतलब होता है सेट्स, जो अनियोजित अथवा बिना किसी तार्किक विचार के ही सामान्यतः समूह के अचेतन रूप में उत्पन्न हो जाती है। अचेतन मतलब सबकॉन्शियस माइंड से वो आ जाती है, क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस पे रहती हैं और ये चीजें हो जाती हैं। आपको समझ में आया? अगर पूछता है, सीजीपीएससी ने 2 नंबर में पूछा कि जनरीतियां क्या है, किसी भी एक डेफिनेशन को उठा दीजिएगा और उसके बाद उसको वहां पर पुट करिएगा, आंसर 2 नंबर में आपको मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तीसरा है, नेक्स्ट स्लाइड है, जनरीतियों की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकवेज। एक बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सी बात बताते हैं, सोशियोलॉजी को पढ़ने के समय आपको आपका दिमाग कैसा रखना होगा। भूल जाइए, आप अगर किसी चीज को रट रहे हैं तो सोशियोलॉजी में उत्तर नहीं आने वाले। जैसे कि मैंने जब मैंने ऐसे आपसे डिस्कस किया था तो उस समय मैंने एक चीज कही थी आपसे कि आप अपने आप को उस जगह में इकट्ठा कर लीजिए, उस जगह में आप खड़े रहिए, आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। जब जनरीतियों के बारे में आप पढ़ें तो एक ऐसा बुजुर्ग या ऐसा व्यक्ति बन जाइए और समाज को देखते रहिए। मैं स्पेशल एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ जनरीतियों के लिए। जाति प्रथा की बात होगी तो जाति प्रथा पे बात करेंगे। जब आपकी अवलोकन और ये सब जो लास्ट में लिखा हुआ है, प्रश्नावली, अनुसूची, क्वेश्चनेयर और शेड्यूल के बारे में जब लिखा हुआ है तो उसके बारे में हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ाया भी जाता है, पढ़ा भी ऐसा ही जाता है। ठीक है, तो जनरीतियों को जब आप पढ़ेंगे तो अब अपने आप को ना उस जगह पे खड़ा कर लीजिएगा, एक ऐसा बुजुर्ग के नाते अपने आप को देखिएगा कि आपके सामने होने वाली प्रत्येक गतिविधि क्या समाज के अनुकूल है। तो देखते हैं कि उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। अपने आप को खड़ा कर लेंगे ना, प्लीज खड़े हो जाइएगा। पहला देखिएगा, व्यवहार की मान्यता प्राप्त विधियां। ये सारी विधियां ऐसी होती हैं जिसे सोसाइटी ने एक्सेप्टेंस दे दी है। फिर से वही एग्जाम्पल, माता पिता के पैर छूना। दूसरा है अनजाने में ही पालन। इसका समाज का प्रत्येक व्यक्ति अनजाने में ही पालन करता है, क्योंकि लगातार वो पालन कर रहा है और कई पीढ़ियों से पालन कर रहा है। कई पीढ़ियों से पालन करने की वजह से वो उसके अचेतन मन से ही वो ऑटोमेटिक वो चीजें हो रही हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जन्म स्वतः होता है। इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा
ये होता नहीं कि संविधान ने या कानून ने बना दिया कि भैया आप सुबह उठ के ब्रश करेंगे, और वो जो पढ़ते हैं ना, आप बचपन में छोटे बच्चे थे जब आप पढ़ते थे द हैबिट ऑफ गुड बॉय, सुबह उठ घर चल और पहाड़ा पढ़, और इस टाइप की चीजें जो होती थी, वैसा ही है कुछ ही। तो जन्म स्वतः होता है, किसी कानून के द्वारा कोई संविधान या फिर कोई असेंबली मिलकर इसे नहीं बनाती, स्वतः होता है जन्म। सिंपल है यार। फोर्थ है मानव के लिए उपयोगी है। मानव के लिए उपयोगी होने का यह मतलब है कि समाज का निर्माण ही मानव के लिए किया गया है। अगर समाज का अंग जो कि इंसान है, ह्यूमन है, अगर उसी ने ही इसको ब्रीच किया तो समाज रहने लायक नहीं रहेगा। एट द एंड अगर आप कहेंगे घूम फिर के, ये समाज के लिए ही मानव है और मानव के लिए ही ये फोकस जरूरी है, इसलिए कहा गया कि मानव के लिए ये उपयोगी है। फोर्थ पॉइंट समझ में आ रहा है? थैंक यू। फिफ्थ है इसकी सूची नहीं बना सकते। बड़ी लंबी सूची है यार, सुबह से लेकर शाम तक आप लगातार कुछ काम कर रहे होते हो। सुबह उठते हो अलग काम कर रहे हो, एक तरीका होता है आपके जिंदा रहने का, जीवित रहने का, और खाने के टेबल पे बैठ रहे हो तो अलग, स्कूल जा रहे हो तो अलग। मतलब समाज बहुत सारी अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। स्कूल भी एक समाज है, आपका कार्यस्थल भी एक समाज है, महिलाओं से कैसे बात करनी है, छोटे बच्चों को कैसे पैम्पर करना है, वृद्धों के साथ कैसी बात की जानी है, कोई आप सेट नहीं बना सकते ना। इसका एक लंबी लिस्टिंग है। समनर ने यह कहा था कि सूची नहीं बना सकते। समनर वही ऐसा ही है, ठीक है। मानव व्यवहार पर नियंत्रण। मानव व्यवहार पर नियंत्रण इसी से ही किया जाता है कि मानव को किस प्रकार से, या ह्यूमन को किस प्रकार से समाज में रहना चाहिए या फिर उसे क्या नहीं करना चाहिए। निगेटिव लिस्ट है, इसके अनुसार भी हम बात करते हैं। फिफ्थ है आपका यूनिफॉर्मिटी इन डीलिंग्स। पता चल जाता है ना यार कि अगर कोई समाज है, समाज के अंतर्गत अगर हाँ ये है कि आप पंगत में ही बैठ के खाना खाते हो, तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति ही पंगत लगाकर खाना खाएगा, ठीक है। तो ये समझ सकते हो कि व्यवहारों में एक रूपता भी होती है। इसकी विशेषताएं हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं। आपकी बहुत सारी चीजें जो आप समाज में रहकर कर रहे हैं ना, याद करिएगा, या तो वो आपके दादाजी से या फिर आपके पिताजी से या फिर इसी तरह से एक लीनियज से आपको मिलकर आ रहा है, इसलिए इसे कहा गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्थानांतरित होते हैं। चौथा है समूह, अगला है सॉरी नेक्स्ट है समूह कल्याण की भावना। ऑब्वियसली समझ सकते हैं। अगला है कानून की तरह स्पष्ट नहीं है। कानून में प्रत्येक बातें स्पष्टतया लिखी जाती हैं, इस पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी जाती, क्योंकि भाई समय दर समय ये परिवर्तित हो रही है यार। प्रत्येक समाज अलग है, किसी भी देश में, प्रदेश में, इवन आप अपने आसपास की पेरिफेरी में भी देख लीजिए, समाज बहुत अलग अलग है। एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा एक मिडिल स्कूल के बच्चे के जैसे आप व्यवहार नहीं कर सकता। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से उसका व्यवहार बिल्कुल भिन्न रहेगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है कानून की तरह स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल आप इसे, अगर कानून की तरह आपने इसको स्पष्ट किया तो फिर समाज औपचारिक हो जाएगा, फिर वो समाज नहीं रहेगा, एक तरीके से एक मशीन हो जाएगा वो। और हमको समाज को प्लीज मशीन नहीं बनाना है, हंसते रहना है, खुश रहना है, लेकिन फोकवेस का पालन करते हुए, ठीक है। अगला है प्रत्येक समाज में भिन्न हो सकता है। समाज की डेफिनेशन समाज पढ़ते समय, लेकिन इतना याद रखिए कि प्रत्येक समाज में ये अलग होता है। उसके अलावा लिखा है चेंज ओवर टाइम। समय के साथ साथ ये चीजें बदलती रहती हैं, कि जैसे कि कोई एक समय था जब सती प्रथा चल रही थी, जब बाल विवाह चल रहा था, क्या लेकिन वो अब है? नहीं, अब नहीं है। इसलिए कहा गया कि समय के साथ साथ ये बदलता है। इसके अलावा एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि पहले हम जब घर से निकलते थे, बच्चे होते थे, तो माता पिता के चरण स्पर्श करते थे और निकलते थे, और आज ओके मॉम बाय सी यू सून, लाइक इस टाइप की बातें की जाती हैं। समय के साथ बदल रहा है, अभिवादन करना नहीं बदला है, अभिवादन का तरीका बदला है, इसीलिए इसे कहा गया है कि फोकस समय के साथ बदलता है। नेक्स्ट पॉइंट है दंड व्यवस्था सीमित होती है। इसमें दंड व्यवस्था बहुत सीमित है। इसका यह मतलब होता है कि अगर पर्सन ए किसी सोसाइटी ए का ही मेंबर है, तो सोसाइटी ए को ब्रीच करने पर ही उसे दंड मिलेगा। ये समझ में आया? ठीक है, थोड़ा और इजी करते हैं। दो समाज पकड़िए, एक विद्यालय और एक पकड़ लीजिए ऑफिस, ठीक है। विद्यालय के अंदर अगर वो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आया, दंड मिलेगा, अलग है, क्योंकि उस समाज का हिस्सा है ना। कार्यालय के अंतर्गत तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आए, ठीक है, ड्रेस कोड होता है, लेकिन यूनिफॉर्म तो नहीं कि व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनकर आए। हाँ, एक यूनिफॉर्म होगा, कुछ एक नॉर्मल सा। इसीलिए कहा गया है कि दंड व्यवस्था सीमित होती है, कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी शिशु, व्यक्ति मतलब समझ लीजिए शिशु से लेकर वृद्ध तक, कोई भी व्यक्ति किसी समाज का अगर हिस्सा है तो उसी समाज के हिसाब से ही उसे दंड की व्यवस्था मिलेगी। समझ में आए? ये कुछ 14-15 पॉइंट है, और मैंने सबसे शुरू में आपको कहा था अपने आप को उस जगह पे इकट्ठा करके खड़ा करके देख लीजिएगा, समाज के एक जागरूक इंसान होने के नाते। अब एक बार इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करिएगा और फिर से देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जनरीतियां या फिर फोकवेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप ये 5-7 लिखेंगे मैक्सिमम यार, प्लीज 10 नंबर का आने वाला है, ज्यादा याद मत करना। 8 पॉइंट भी याद करोगे तो आपका काम हो जाना है, ठीक है। चलिए अगला है जनरीतियों का महत्व, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकवेस, ठीक है। चलिए पहला पढ़ते हैं इसमें। बिस्टिट के अनुसार कोई भी समाज इनके बिना नहीं रह सकता है, ये सामाजिक संरचना के अंग है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बिस्टिट, नो सोसाइटी कैन लिव विदाउट देम, दे आर द पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर।
बहुत आसान डेफिनेशन है सोशियोलॉजी का डेफिनेशन। हर एक डेफिनेशन समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ना तो वो इजी हो जाता है। प्रीवियस स्लाइड में जाइएगा और वो जो सारी चीजें कही है ना उसको देखिएगा और इसमें जोड़ने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा इजी हो जाना है। ठीक है, अगला है एक है सर है टेविस के अनुसार यदि मानव जीवन के आधारभूत तथ्य मतलब बेसिक फैक्ट्स जो होते हैं ना वो कहीं दिखाई पड़ते हैं तो वो समाज की जनरीतियों में, क्योंकि मानव यही जन्म लेकर अपना पूरा जीवन बिताता है। इसके अलावा जनरीतियों के महत्व में देखिएगा समाज में एक रूपता लाना। सोचते जाइए, हर एक लाइन को आपको समझाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इतना कठिन भी नहीं है यार, इतना कठिन लेकर मत चलिए सोशियोलॉजी को। ठीक है, मानव व्यवहार को सरल बनाना, समझते हैं आप लोग, एक पीढ़ी का ज्ञान और अनुभव दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। इसके अलावा मानव समाज में नियंत्रण रखने का कार्य और उसके अलावा किसी समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होना। हाँ ऑब्वियसली बात है यार कि हमको समझ में आ जाता है ना कि कौन सी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके जो मेंबर्स हैं वो किस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, bring uniformity in society, help in fulfilling human needs, simplifying human behavior, to pass the knowledge and experience of one generation to next generation, and the act of controlling of human society and getting information about a society। एक बार पॉज लीजिए, फिर से देखिए, थोड़ा सा सोचिए, इजी है भाई, इजी लगेगा। चलिए नेक्स्ट है लोकाचार, जनरीतियां खत्म। ठीक है, बस उतना ही था, थोड़ा थोड़ा आएगा। इसके बाद आ गया लोकाचार। लोकाचार मतलब हो गया आपका, ठीक है, लोकाचार का मतलब हो गया मोर्स। इसको ना कहीं कहीं पर एक बार इतिहास के नाम से पूछा था सीजीपीएससी ने, तो मैंने सबसे शुरू में वही कहा था आपसे शुरू के 1 मिनट में कि इंग्लिश वाले भैया थोड़ा थोड़ा हिंदी देख लेना और हिंदी वाले भैया लोग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश देख लेना। ठीक है, थोड़ा इतना मत सोचना कि मैं तो हिंदी वाला हूँ, इंग्लिश से मतलब नहीं, कट जाएगा नंबर बुरा। ठीक है, मोर्स लैटिन शब्द मोर का सॉरी थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे, हाँ मोर्स का बहुवचन है जिसका अर्थ होता है समूह द्वारा अपेक्षित व्यवहारों के लिए होता है कि हमें क्या व्यवहार करना है। छोड़िए ये सारी बातें ना, एक लाइन में बोलता हूँ उसके बाद ये सारी चीजें देखेंगे। जनरीति प्लस समय प्लस समाज की जरूरतें इज इक्वल टू आपका लोकाचार। याद हो रहा है, जब भी जनरीतियां खूब सारा समय तक एक साथ आ जाती हैं और उसमें समाज के समूह के ना कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वो बन जाता है लोकाचार। बस ये डेफिनेशन याद रखना ना प्लीज, ये सबसे बड़ा अंतर है दोनों में। ठीक है, इसके बाद लिखा गया समनर साहब, फिर आ गए समनर समाजशास्त्री समनर ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके अलावा मोर्स शब्द का अर्थ ऐसे व्यवहारों से है जिनमें समूह के कल्याण की भावना जुड़ी होती है। याद रखिएगा, द टर्म मोर्स रिफर्स सच बिहेवियर्स इन विच देयर इज अ सेंस ऑफ ग्रुप वेलफेयर। ये ग्रुप वेलफेयर जब तक नहीं लिखोगे ना यार प्लीज, आपको नंबर तो ना नहीं मिलेगा। जनरीतियां आगे चलकर ही लोकाचार में बदल जाती हैं। जैसे जैसे जनरीतियां, पहले जनरीति बनेगी, रीति मतलब जो काम करने का तरीका है, और लोकाचार का मतलब है काम कैसे किया जाना चाहिए। रीतियां प्लस समय इज इक्वल टू आचार। ठीक है, जनरीति लंबे समय तक जब समूह के लिए आवश्यक हो जाती हैं और जिनका पालन समूह के लिए आवश्यक होता है वो लोकाचार हो जाता है। इधर देखिएगा प्लीज, फोकस लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ग्रुप एंड ऑब्जर्वेंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रुप। जब समूह में कल्याण की भावना और वाली डेफिनेशन याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इजी है यार, इजी है, आप लोग दिमाग में जा रही है चीजें। इसके अलावा लोकाचार की परिभाषा, छोटी सी डेफिनेशन है, पहले सेकंड वाले देखिएगा। लोकाचार ऐसे व्यवहार हैं, बिहेवियर है, क्लियर है, जिसमें समूह में कल्याण की भावना निहित होती है। समूह कल्याण याद हो गया, ठीक है, जिनका पालन करना समूह द्वारा उचित माना जाता है, ठीक है, और जिनका उल्लंघन करने पर समूह द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है। भाई 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें याद रखिएगा। ठीक है, ये छोटी सी एक डेफिनेशन याद रखिएगा। मैकाइवर एंड पेज आ गए, अरे आएंगे यार, ये 2 सर आते हैं और ज्यादा नहीं। जब जनरीतियां अपने साथ समूह में कल्याण की भावना और उचित अनुचित का विचार जोड़ लेती हैं तब वे लोकाचार में बदल जाती हैं। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, व्हेन फोकवेज ऐड टू देम द सेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ द ग्रुप एंड द आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, दे टर्न इनटू मोर्स। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है यार, ऐसे ही पूरा सोशियोलॉजी जाएगा। सोशियोलॉजी बहुत इजी है, स्कोरिंग है, अच्छे नंबर मिलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा फैक्ट, इजी है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, लोकाचार की विशेषताएं। लगभग देखो भाई, मैंने अभी कहा ना, वो जनरीतियां और लोकाचार लगभग समान है, एक ही चीज का डिफरेंस है, समूह की भावना, लगभग वही आएगा। स्वतः विकास, रूढ़िवादी प्रकृति। अब रूढ़िवादी प्रकृति कहने का ये मतलब होता है कि इसमें ना बहुत जल्दी चेंजेस सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती यार। इतने सालों से जो चीजें बनी हैं उस पर
नहीं हो पाती चेंजेस। जैसे कि आज भी आप देख पाएंगे लगभग आज 13 अप्रैल 2022 का डेट है और 1-2 दिन के बाद शादियां शुरू हो जाएंगी फिर से। और बहुत ग्रामीण परिवेशों में आप देखेंगे, जैसे राजस्थान के इंटीरियर एरियाज हो गए या फिर छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कुछ सूचनाएं मिलती हैं, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं कि बाल विवाह हो रहा है। बाल विवाह तो 500-700 साल पहले भी था, आज भी है ना, रूढ़िवादी प्रवृत्ति के कारण है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन लोकाचार तो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये अधिक स्वाभाविक होती हैं। नैतिकता का अंश, अब इसका क्या मतलब हुआ जी, नैतिकता का अंश? नैतिकता इसलिए क्योंकि इसमें समाज की कल्याण की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद है समूह कल्याण की भावना, एज आई टोल्ड यू। अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान होते हैं, सामाजिक नियंत्रण की भावनाएं होती हैं, समूह द्वारा अपेक्षित व्यवहार है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी समूह या समाज के हिस्से हैं ना, तो आपसे ये व्यवहार एक्सपेक्ट किया जाएगा यार कि आप लोग प्लीज ये काम करिएगा। उसके बाद व्यवहार की वैधता का निर्णय, कोई भी जब कार्य किया जा रहा है तो आप कैसे कह सकते हो यार कि ये सही है या गलत है? तो इसी का निर्णय होता है लोकाचारों से। अगर उस समाज उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है और उसको करने से, उस काम को करने से समाज में कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं आ रही है, तो वो ठीक है, हो सकता है, लोकाचार। उसके बाद है किसी व्यवहार को सही ठहराना। सिंपल है, सर्वव्यापी नहीं है, नहीं सर्वव्यापी नहीं है, प्रत्येक समाज के हिसाब से चीजें बदल रही होती हैं और कानून से अधिक प्रभावी होती हैं। कानून डंडा लेता है और ये कैरेट लेता है, कानून स्टिक लेता है, ये कैरेट लेता है। ये बोलता है कि भाई ये करो, इजी होगा। और समाज में प्रत्येक मनुष्य क्या करता है ना, अपने अपने स्थिति को, अपने अपने चीजों को बनाए रखने के लिए, अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए वो काम करता है। इसलिए ये कानून से अधिक प्रभावी माना जाता है। और याद रखिएगा, कल के दिन में आप भी अगर समाज एक अच्छे आप जो भी अधिकारी बनने जा रहे हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल, कि आप सभी डीसी बने, डीएसपी के अच्छे पोस्ट पर जाएं। आप भी जब किसी चीज पे फंसोगे ना, तो यार प्लीज उस जिस भी सोसाइटी में आप सर्व कर रहे हो ना, वहाँ के फोकवेज एंड इसको मोर्स को प्लीज पढ़कर जाना। इसके बिना नहीं हो पाएगा। अगर आप आदिवासी बेल्ट पे जा रहे हैं तो प्लीज वहाँ की चीजों को जानिए, मिडिल में जा रहे हैं तो वहाँ की चीजों को जानिए, किसी भी वर्क कल्चर को जानिए, आपके लिए ईजी होगा। समाज शास्त्र पढ़ रहे हो आप, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, सोसाइटी में रहकर काम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लोकाचार के प्रकार। 2 है, कुछ अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे नोट्स आप प्लीज देखिएगा, जल्दी ही रिलीज होने वाले हैं। इस पे बात की जाती है कि अधिक महत्वपूर्ण कौन से होते हैं, कम महत्वपूर्ण कौन से होते हैं लोकाचार। अब बहुत इजी है जानना ये। सकारात्मक एवं नकारात्मक लोकाचार, इसका क्या मतलब होता है कि कुछ लोकाचार ऐसे होते हैं जो समाज कहता है कि ये करिए, जैसे कि झूठ मत बोलिए, ये एक सकारात्मक है। चोरी मत करिए, ये नकारात्मक लोकाचार है। समझ में आ रहा है? इसी टाइप से एक लिस्ट होती है, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। सामान्य एवं विशिष्ट प्रकृति के, विशिष्ट प्रकृति के लोकाचार, जैसे कि ये 2 या 2 से मतलब 2 व्यक्ति, जैसे पति और पत्नी है, तो इनके बीच जो लोकाचार होगा ना, जैसे पिता और पुत्र है, इनके बीच जो रिलेशन होगा, इनके बीच जो काम होगा, इसको बोलेंगे हम स्पेशल टाइप, या फिर हम इसको बोलेंगे स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोर्स बोलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि पति के प्रति कुछ जिम्मेदारियां, पति की पत्नी के प्रति कुछ जिम्मेदारियां, पिता की पुत्र के प्रति, पुत्र के पिता के प्रति, इसको बोलेंगे विशिष्ट, ठीक है। और दूसरा हो गया सामान्य या जनरल। इसका यह मतलब होता है कि एक सोसाइटी में एक अच्छे रहवासी या एक अच्छे मेंबर होने के नाते आपकी पूरी होल सोसाइटी के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं, यह है सामान्य और विशिष्ट। अच्छा, अधिक और कम महत्वपूर्ण की ऐसी कोई सूची आप नहीं बना सकते, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सूचियां ऐसी होंगी या कुछ ऐसे होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, दूसरों के लिए कम महत्वपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन अगर हम इस पे बात करें तो माता पिता की सेवा करना अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, दोस्तों के साथ घूमना कम महत्वपूर्ण हो सकती है। अब आप सोचिएगा कि आप किस लेवल पे हैं। पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए भी होना चाहिए। अब आ जाइए लोकाचारों का महत्व, ठीक है। लोकाचारों का महत्व क्या होता है? पहला लिखिएगा, सारी चीजें जनरीतियां से रिपीट होंगी ना, प्लीज देखिएगा। समाज में नियंत्रक की भूमिका, ठीक है। दूसरा है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, ठीक है। तीसरा लिखा है कैपेबल ऑफ प्रिसीडिंग बिहेवियर्स, किस प्रकार से समाज बिहेव करेगा उसको आप कर सकते हो भाई, पता कर सकते हो। निजी व्यवहारों को निश्चित करना, निजी व्यवहार होते हैं मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा ना, विशिष्ट और सामान्य के बीच, कि पिता पुत्र के बीच कैसे रिलेशन होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ। अच्छा, सोशियोलॉजी पढ़ते समय ना आप लोग लगातार हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करेंगे, ये सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत लगातार बातें होती हैं। तो एक मैच्योर पर्सन होने के नाते ही इस चीज को समझिएगा, हंसने की बात नहीं है,
यहाँ पर, ठीक है। एक सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं और एक इतने बायोलॉजिकल बड़े तो हो ही चुके हैं कि आप इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। इसके बाद सामाजिक सुदृढ़ता के संरक्षक। सामाजिक सुदृढ़ता मतलब सामाजिक ताना बाना बनाए रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा नई पीढ़ी के समाजीकरण में, समाजीकरण का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जब भी शिशु एक जन्म लेता है बायोलॉजिकल होता है, और बायोलॉजिकल होने के नाते समाज या समाज के अंदर परिवार है, शिक्षा है, इससे वो भिन्न भिन्न शिक्षाएं ग्रहण करते हुए एक समाजीकरण उसमें होता है, सोशलाइजेशन होता है उसका। तो सोशलाइजेशन क्या है? एक बायोलॉजिकल एंटिटी को सोशल एंटिटी बनाने की क्रिया ही सोशलाइजेशन या समाजीकरण कहलाती है। एक बार रिपीट करिएगा फिर सुनिएगा, ठीक है। समाज में मूल्यों और नैतिकता को प्रोत्साहन। नैतिकता वही चीजें होती हैं जिससे सारे समाज को एक अच्छा गोल मिले और अच्छे से आगे बढ़े, यही होता है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, जनरीति और लोकाचार में अंतर। अभी तक आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये लोकाचार भी वही था, यार ये सारी चीजें तो सेम आ रही हैं, अंतर क्या है? बहुत कम अंतर है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा देखिए, इजी हो जाएगा, ठीक है। पहला है सामान्य नियम और अधिक आवश्यक। जनरीतियां जो होती है ना, समाज में काम करने की सामान्य रीतियां होती हैं, उसके अलावा जो लोकाचार होते हैं ये अधिक आवश्यक होते हैं। क्योंकि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि जो जनरीतियां हैं, जो लोकाचार हैं, जो मोर्स हैं, वो सामाजिक ताने बाने या सामाजिक सॉलिडेरिटी, जो सुदृढ़ता वाला वर्ड था, उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है। जो सॉलिडेरिटी के लिए जरूरी है वो अधिक आवश्यक होगा। एक लाइन, पहला अंतर। दूसरा है व्यक्तिक और सामूहिक। जब आप किसी जनरीति का उल्लंघन करते हैं या ब्रीच करते हैं जनरीतियों को, तो वो आप व्यक्तिगत रूप से उस पे जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लूं मैं इस चीज का, तो माता पिता के चरण स्पर्श ना करना, ये आपका व्यक्तिगत है, ठीक है। दूसरा है, अगर लोकाचार की बात करूं, तो अगर आप समाज में खड़े होकर क्या एग्जांपल दें आपका, कि हाँ, अगर आप खड़े होकर अपने किसी पेरेंट्स को भला बुरा कह रहे हैं या फिर उनका किसी प्रकार से मानहानि कर रहे हैं, तो ये करना ज्यादा घातक हो सकता है। घातक सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जो जनरीतियां हैं वो व्यक्तिगत है और लोकाचार है वो सामूहिक है, ठीक है। उसके बाद उचित और अनुचित की मात्रा में भिन्नता। फोर्थ है सामाजिक स्वीकृति की मान्यता में भिन्नता। लोकाचार अधिक स्वीकृत है। क्यों अधिक स्वीकृत है? क्योंकि थोड़े थोड़े छन कर आया है और लगातार हमेशा उसको समाज के प्रत्येक मनुष्य से, प्रत्येक उसकी एंटिटी से उसको सपोर्ट मिला है। इसके अलावा लोकाचार का विकास जनरीति से होता है। जैसे मैंने डेफिनेशन में कहा ना आपको कि जनरीति जैसे जैसे आगे बढ़ती है और उसमें समाज के समूह के कल्याण की भावना जुड़ जाती है, तो वो क्या बन जाता है जी? जनरीति बन जाती है। उसके अलावा लोकाचार में परिवर्तन धीमा होता है। जैसे मैंने कहा कि 500-700 साल पहले भी बाल विवाह चल रहा था, आज भी है, मात्रा में अंतर है लेकिन व्यवहार में नहीं, ठीक है। उसके अलावा होता है कि लोकाचार अधिक स्पष्ट होता है, ठीक है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या कहा था, ठीक है। पहली स्लाइड में हमने बात की थी जनरल इंट्रोडक्शन की, सामाजिक प्रतिमान वगैरह की बात की थी। दूसरा में हमने बात किया था फोकवेज के। तीसरे में बात किया था हमने डेफिनेशन ऑफ फोकवेज। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकवेज। उसके बाद बात की थी इंपॉर्टेंस ऑफ फोकवेज। उसके बाद मोर्स जनरल सामान्य था। उसके बाद मोर्स की डेफिनेशन। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोर्स। उसके अलावा लोकाचार के प्रकार या टाइप्स ऑफ मोर्स। उसके बाद क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ मोर्स। उसके बाद में बात की थी डिफरेंस बिटवीन फोकवेज एंड मोर्स। देखिए, समाजशास्त्र जब आप पढ़ते हैं या सोशियोलॉजी जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा उबाऊ सा हो जाता है, क्योंकि आपने कभी इस तरीके से नजरिए से देखा ही नहीं। सबसे याद करिए, सबसे शुरू में मैंने यही बात कही थी, आप जिस भी सोसाइटी या जिस भी संगठन में रहते हैं सबसे कम महत्व उसी चीज को देते हैं, लेकिन आप ये चीज भूल जाते हैं कि आपको उसी में ही रहना है। आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं, आप समाज में रहने वाले और समाज के लिए काम करने वाले अभ्यर्थी हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन समाज में रहना है, समाज की चीजें जाननी है, समाज के भीतर रहकर उन चीजों को सुधारना है, और आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। सोशियोलॉजी पढ़ना जरूरी है, इजी है यार, परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो बात करिएगा दिए गए नंबरों पर। 18 और 19 की तारीख है, याद रखिएगा। वेलकम, थैंक यू वेरी मच।